नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन की या फास्ट फैक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन की अहमियत आप लोगों को तब पता चलेगी जब आपके सरल या इजी क्वेश्चन किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में गलत होते हैं, तब आपको पता चलेगा कि वन लाइनर क्वेश्चन की अहमियत क्या होती है। वैसे दोस्तों बता दूं, वन लाइनर क्वेश्चन हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं और इन्हीं पर आपका जो सिलेक्शन का जो आधार है वो टिका रहता है। तो दोस्तों बता दूं, अगर आपके सबसे ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन सही हो रहे हो तो आपका सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, वो बढ़ जाते हैं। और अगर आपके ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की वो बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि प्रीवियस नर्सिंग एग्जाम या कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और आने वाले जितने भी नर्सिंग एग्जाम है जैसे कि नॉरसेट, ESIC, DSSB, SGPJMS में पूछे जा सकते हैं और इनके पूछे जाने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा रहेगी। बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन की, लेकिन इससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर क्लास अपलोड करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर। बात करते हैं सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन की। तो वन लाइनर क्वेश्चन, ट्रोपोनिन आई लेवल राइज रेपिडली एंड आर डिटेक्टेबल विद इन 1 आवर ऑफ मायोकार्डियल इंजुरी। तो दोस्तों बता दूं, जो सबसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का जो सबसे मेन इंडिकेटर होता है वो ट्रोपोनिन आई होता है। ट्रोपोनिन आई है वो मायोकार्डियल इंजरी होने के 1 घंटे के भीतर इसकी जो ब्लड में ये डिटेक्ट हो जाता है और इसका जो लेवल है वो रेपिडली राइज होता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि मायोकार्डियल इंजरी हुई है। और ये स्पेसिफिक इंडिकेटर है जो मायोकार्डियल इंजरी को ही शो करता है, ट्रोपोनिन आई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आइसोएंजाइम्स में बी यूजफुल इन डायग्नोसिस कार्डियक इंजरी। दूसरा मार्कर आप यूज में ले सकते हो वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आइसोएंजाइम, ये भी आपको कार्डियक इंजरी को डायग्नोस करने में हेल्पफुल है या महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं, मेजरिंग फॉर एन इंक्रीज इन ट्रोपोनिन आई लेवल इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर डिटरमाइनिंग मायोकार्डियल इंजरी। ट्रोपोनिन आई लेवल हम मेजर करते हैं, अगर इंक्रीज होता है तो वो सबसे बेस्ट इंडिकेटर रहता है कि मायोकार्डियल इंजरी कितनी हुई है और अभी भी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कंटिन्यूसली ट्रोपोनिन आई का लेवल बढ़ रहा है तो ये शो करता है कि अभी भी मायोकार्डियल इंजरी हो रही है। और अगर ट्रोपोनिन आई का लेवल हमारे ब्लड में डिटेक्ट कर गया है एक नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा, तो हम 100% कह सकते हैं कि उसमें मायोकार्डियल इंजरी हुई है। फिर ECG वगैरह करवाते हैं, फिर MI वगैरह देखते हैं। फिर बात करते हैं, एन एन्यूरिज्म इज एन आउट पाउचिंग ऑफ वसल्स। जो एन्यूरिज्म होता है वो आउट पाउचिंग ऑफ वसल्स मीन्स जो नॉर्मल एनाटोमिकल्स जो स्ट्रक्चर रहती है उससे बाहर डायलेशन होना, उसको आउट पाउचिंग बोलते हैं। एन्यूरिज्म में हमें डायलेशन देखने को मिलता है, उसको जो मेन वेसल्स होती है शरीर की उसमें, जैसे एरोटिक एन्यूरिज्म हमें देखने को मिलता है मोस्टली। फिर बात करते हैं, सेरिब्रम में भी बहुत सारी वेसल्स में हमें एन्यूरिज्म देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन की बात करें तो, सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन और इंक्रीज आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन कैन रिजल्ट इन ए फोर्थ हार्ट साउंड। सिस्टमेटिक अगर हाइपरटेंशन है पेशेंट में या फिर इंक्रीज आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया है तो भी हमें फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देती है, जिसे हम S4 कह सकते हैं। अगर ये सुनाई देती है तो ये अब नॉर्मल है हार्ट साउंड। और ठीक है, जो S1 और S2 सुनाई देती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन S3 और S4 अब नॉर्मल हार्ट साउंड है, जो अगर सुनाई देती है तो अब नॉर्मल है। नेक्स्ट बात करते हैं, एरोटिक वॉल माल फंक्शन इज हियर्ड एज ए मर्मर। एरोटिक वाल का अगर माल फंक्शन हो गया है तो हमें मर्मर की आवाज़ सुनाई देती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQज है, पूछा गया है बार बार एग्जाम में कि मर्मर साउंड हमें कब सुनाई देती है। तो मर्मर साउंड हमें एरोटिक वाल के डिसफंक्शन या माल फंक्शन की वजह से हमें मर्मर साउंड सुनाई देती है। फिर बात करते हैं, द लेफ्ट वेंट्रिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट में जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल निभाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ही सबसे ज़्यादा कार्डियक आउटपुट में अपनी भूमिका निभाता है। फिर बात करें, एन एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन।
अगर किसी पेशेंट में एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन देखने को मिलता है तो वो लीड करता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के जो फंक्शन है उसको डिक्रीज कर देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का अगर फंक्शन डिक्रीज हो जाए, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली रिजल्टिंग इन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द इंटरस्टिशियल्स एंड एल्वियोलर स्पेस इन द लंग्स एंड कॉज क्रैकल्स। तो दोस्तों बता दूं, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन प्रॉपरली नहीं करता है उसकी वजह से जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्लूइड एक्यूमुलेट्स हो जाता है इंटरस्टिशियल्स एंड एल्वियोलर स्पेस में, जिसकी वजह से हमें लंग्स में इंटरस्टिशियल और एल्वियोलर स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और हमें क्रैकल्स देखने को मिलती है या सुनाई देने को मिलती है। क्रैकल्स आवाज़ फ्लूइड, अगर फ्लूइड एल्वियोलर स्पेस में या इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड है तो हमें क्रैकल्स आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट बात करें वन लाइनर क्वेश्चन की, तो पल्मोनिक एंड ट्राइकस्पिड वॉल माल फंक्शन कोज राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर पल्मोनिक या ट्राइकस्पिड वाल में कोई माल फंक्शन देखने को मिलता है तो वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर कॉज करते हैं। बिकॉज द मायोकार्डियम, नेक्स्ट है, बिकॉज द मायोकार्डियम इज डेप्रीव्ड ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस, एडिशनल ऑक्सीजन इज एडमिनिस्ट्रेड टू असिस्ट इन ऑक्सीजनेशन एंड प्रिवेंट द फर्दर डैमेज। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा अब मतलब मायोकार्डियम इंफ्रैक्शन में जो सबसे ज़्यादा मेन रोल है नर्सिंग का वो यही है कि ऑटो एडमिनिस्टर करना, और सबसे फर्स्ट काम यही रहता है कि अगर एमआई का पेशेंट है तो एज नर्सिंग जो हमारा कार्य रहता है नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर, तो वो सबसे ज़्यादा रहता है कि उसको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन आते ही हमें उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है। फिर बात करते हैं एरिथीमिया कोज बाय ऑक्सीजन डेप्रिवेशंस टू द मायोकार्डियम आर द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आफ्टर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सीन इन पेशेंट। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमें मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बाद देखने को मिलती है वो एरिथीमिया है, और ये बहुत बार पूछा गया है नॉरसेट वगैरह में, जिपमर वगैरह क्वेश्चन में, जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं नर्सिंग के उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मायोकार्डियम इंफ्रैक्शन के बाद में जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है वो एरिथीमिया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन की, तो बिकॉज द पंपिंग फंक्शंस ऑफ द हार्ट इज कॉम्प्रोमाइज बाय मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस, हार्ट फेलियर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एमआई। जो पंपिंग फंक्शन है हार्ट का वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की वजह से, और उसकी वजह से हार्ट फेलियर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एमआई। जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमें एरिथीमिया देखने को मिलती है मायोकार्डियम में और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में, और सेकंड जो हमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है वो हार्ट फेलियर ड्यू टू मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। नेक्स्ट बात करें तो पेरिकार्डियाटिस इज द मोस्ट commonly results from a bacterial और वायरल इन्फेक्शंस बट may occurs after a myocardial infarction। तो दोस्तों बता दूं पेरिकार्डियाटिस हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से हमें पेरिकार्डियाटिस देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की वजह से भी पेरिकार्डियाटिस हो सकता है। फिर बात करें दोस्तों जुगुलर वेन डिस्टेंशन इजंट ए सिम्टम ऑफ एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म और न्यूमोथोरैक्स। अगर किसी पेशेंट में जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिल रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हमें एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म सस्पेक्ट कर रहे हैं या न्यूमोथोरैक्स सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो सकता है फ्लूइड ओवरलोड की वजह से भी जुगुलर वेन डिस्टेंशन हमें देखने को मिलता है। फिर बात करें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इफ सीवियर एनफ कैन प्रोग्रेस टू हार्ट फेलियर। अगर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ज़्यादा सीवियर हो गया है तो उसकी वजह से हमें हार्ट फेलियर की स्थिति भी देखने को मिलती है। फिर बात करें नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन की, तो जुगुलर वेनस प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेड ऑफ द बेड इंक्लिन बिटवीन 15 to 30 डिग्री। A centimeter ruler is used to obtain the vertical distance between the external angles and the point of the highest pulsation। तो दोस्तों जो JVP जुगुलर वेनस प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं उसका ये जो प्रोसेस बताया गया है, इसमें हम सबसे पहले जो बेड का हेड है उसको 50 से 30 डिग्री के बीच इंक्लाइन करते हैं। फिर हम एक सेंटीमीटर रूलर लेते हैं या स्केल लेते हैं, स्केल में जो हमें फिर हम मेजर करते हैं एक्सटर्नल एंगल से, जहाँ से हमें हाईएस्ट पल्सेशन पॉइंट मिलता है वहाँ से हम उसको मेजर करते हैं उसके बीच में, तो वो हमें JVP देखने को मिलता है, उसको JVP नोट करते हैं। तो
तो ये थे सारे आज के वन लाइनर क्वेश्चन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। तो दोस्तों कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड ये एमसीक्यू आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट और मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों और अगर आपको ऐसे ही एमसीक्यू चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।